हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम आज 28 चैप्टर करेंगे। ठीक है, अध्याय 28 ही आपका। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ये आपका इग्नू बीए का सब्जेक्ट है, उसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, ये कोड सेम है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चैप्टर का नाम है आपका आधुनिक संदर्भों के लिए हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषा नीति का अर्थ बताते हुए उसके निर्धारण के पीछे जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति थी उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा नीति का सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, भाषा नीति की अगर बात आती है तो आपको यही लिखना है। ठीक है, भाषा नीति का। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। किसी भी भाषा की योजना तभी बन सकती है जब हमें उस योजना की सही दिशा मिले। ठीक है, तो किसी भी भाषा की योजना कब बनती है? जब हमें सही दिशा मिले। ठीक है, यही दिशा भाषा की नीति कहलाती है। यही दिशा क्या कहलाती है? ये भाषा की नीति कहलाती है, लैंग्वेज पॉलिसी कहलाती है। नीति के निर्धारण में हमें देश की आवश्यकता, बहुभाषिता का स्वरूप और विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाषा की भूमिका आदि के संदर्भ में नीति का निर्धारण करना होता है। यह नीति लोकतांत्रिक ढंग से तय की जाती है। ठीक है, ये नीति कैसे तय की जाती है? लोकतांत्रिक ढंग से, जिससे देश के सभी लोगों को भाषिक स्वतंत्रता और भाषिक अधिकार मिल सके। ठीक है, देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता हो भाषा को इस्तेमाल करने की, भाषा अपनी बोलने की, चुनने की। ठीक है, और इसलिए उनको स्वतंत्र सभी अपनी इच्छा से भाषा का इस्तेमाल कर पाएं और उन्हें ये अधिकार मिले। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ही देश के सामने नीति के संदर्भ में एक राष्ट्रीय सहमति बन गई थी। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उसी समय ऐसी सहमति हो गई थी कि भाषा नीति होनी चाहिए, इस पर सहमत हुई थी। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्रीय नीति को स्वरूप देने में काफी हद तक सफल रहे। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान किसका था इस नीति में? महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्रीय नीति के स्वरूप को देने में वो काफी हद तक सफल रहे। उस समय भी अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू, हिंदी और भारतीय भाषाएं आदि के संघर्ष को देखा जा सकता था। ठीक है, उस समय भी ये सारी भाषाओं में आपस में संघर्ष था, चाहे वो अंग्रेजी हिंदी हो, चाहे हिंदी उर्दू हो, या फिर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं हों। इन सभी के संदर्भ में एक संघर्ष देखा जा सकता था। इस विभिन्न मतभेदों के बीच जो सहमति के मुद्दे थे उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। वो सहमत के मुद्दे क्या क्या थे वो यहाँ आपको बताए गए हैं। पहला था कि राष्ट्रभाषा के रूप में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा ही स्थापित हो सकती थी। ठीक है, ऐसा विचार किया गया कि ऐसी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा के रूप में उसे लाया जाए, क्योंकि देश के ज़्यादातर लोग हिंदी को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा के रूप में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा ही स्थापित हो सकती है। दूसरे पॉइंट में सहमति जो थी, दूसरे पॉइंट पे वो ये है कि हिंदी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जन सामान्य उसे समझ सके, अर्थात वह संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अरबी फारसी शब्दों से युक्त शैली के बीच।
ठीक है, एक ऐसी हिंदी भाषा को इस तरह से लेके आया जाना चाहिए जैसे कि सभी लोग, जो जन सामान्य हैं, जो जनता है, उसे वो अच्छे से समझ सके। तीसरा पॉइंट है कि भले हिंदी राष्ट्रभाषा बने, समस्त जनता को जागृत करने के लिए उसकी अपनी मातृभाषा ही सबसे प्रमुख साधन है। ठीक है, ये माना गया कि भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन समस्त जनता को, पूरी जनता को जागृत करने के लिए, उन्हें किसी मुद्दे पर लाने के लिए, उन्हें अपनी बात कहने के लिए, उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी भाषा रहेगी? उनकी अपनी मातृभाषा ही सबसे प्रमुख साधन है। इस दृष्टि से देश की अन्य प्रमुख भाषाओं का विकास और प्रचार आवश्यक है। इसलिए ये माना गया कि देश की जो दूसरी भाषाएं हैं उनका भी विकास, उनका भी प्रचार प्रसार होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लिए विभिन्न भाषाई समुदायों को एक साथ जोड़ने वाली राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों है? ताकि वो सभी को, एक समुदाय को एक साथ लेकर आ पाए। भारत के लिए विभिन्न भाषाई समुदाय, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय हैं, उन सभी को जोड़ने का काम करेगी राष्ट्रभाषा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी का साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया हो। ठीक है, कहा जा रहा है इसमें कि अंग्रेजी, जो आपको पता है जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय जो अंग्रेजी को उन्होंने अपने काम काज की भाषा बना रखा था, उन्होंने राजभाषा इंग्लिश को बना रखा था। तो अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेजी का साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया हो, कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान में के विकास के लिए और विश्व संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के लिए और विदेशी संपर्क के लिए, विश्व संपर्क के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ सकती है। इस राष्ट्रीय सहमति के संदर्भ में 1950 में संविधान बना। संविधान इस संदर्भ में कब बना है? 1950 में। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, इस संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया और उसके विकास की दिशा के निर्देश दिए गए और ऐसा कहा गया कि हिंदी के विकास में जो भी कदम जरूरी हैं उन्हें उठाया जाना चाहिए। और शिक्षा में भाषा के संबंध में राष्ट्रीय नीति का उल्लेख सन 1958 के संसद के संकल्प से व्यक्त होता है। ठीक है, ये उल्लेख इसमें मिलता है आपको 1958 के संसद के संकल्प से व्यक्त होता है कि जहां शिक्षा के लिए त्रिभाषा सूत्र अपनाने का संकल्प व्यक्त हुआ था, यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र का भी विकल्प देखने को मिलता है। ठीक है, संसद के 1958 के संदर्भ में। तो इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा नियोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भाषा नियोजन, ध्यान दीजिए, भाषा नियोजन शब्द आता है तो आपको यही आंसर करना है। भाषा नियोजन के दो पक्ष हैं। ठीक है, भाषा नियोजन कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? पद नियोजन पहला है, पद नियोजन जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्टेट प्लानिंग, और सामग्री नियोजन दूसरा है, सामग्री नियोजन। दोनों नाम आप याद रखिए, पद नियोजन और सामग्री नियोजन। ठीक है, चयन का संबंध पद से है। पद से किसका संबंध है? चयन का संबंध पद से है तथा पारिभाषिक शब्दावली आदि के निर्माण का संबंध सामग्री से है। ठीक है, सामग्री से किसका संबंध है? पारिभाषिक शब्दावली आदि का जो निर्माण है उसका संबंध किससे है? सामग्री से। सामग्री नियोजन के माध्यम से भाषा का आधुनिकीकरण होता है। ठीक है, सामग्री के नियोजन से भाषा का आधुनिकीकरण होता है। कहते हैं यहाँ पे यह माना गया है कि आधुनिकीकरण का नियोजन किसी बहुभाषी राष्ट्र की संदर्भ सभी भाषाओं में एक रूप ढंग से हो। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो ऐसा माना गया है कि जो आधुनिकीकरण है नियोजन की किसी बहुभाषी राष्ट्र,
ठीक है। बहुभाषी राष्ट्र की सभी भाषाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा राष्ट्र कैसा है, बहुभाषी राष्ट्र है, तो सभी भाषाओं के एक रूप ढंग से हो, यह व्यवहारिक स्तर पर संभव नहीं है, लेकिन भारत जैसे राष्ट्र ने इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। पद नियोजन के लिए 22 भाषाएं संविधान में सम्मिलित हैं। ठीक है, पद नियोजन के लिए हमारे संविधान में आपको पता होगा 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नहीं है तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पद नियोजन के लिए हमारे यहाँ 22 भाषाएं संविधान में सम्मिलित हैं, जिनकी सामग्री नियोजन की भी पूरी व्यवस्था है। ठीक है, इनकी जो भी सामग्री नियोजन है इसकी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। भारत प्राकृतिक भाषा नियोजन की पद्धति को अपनाने वाला अनूठा बहुभाषी देश है। ठीक है, लाइन को ध्यान दीजिए कि जो हमारा देश भारत है ये प्राकृतिक भाषा नियोजन की पद्धति को अपनाता है और अपनाने वाला ये एक विशेष हमारा देश है जो कि अनूठा बहुभाषी देश है। ठीक है, जहाँ तक मुख्य भाषा समुदायों मिलकर निर्माण करते हैं और भाषा नियोजकों ने हिंदी सहित अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं की पद प्रतिष्ठा के लिए, इनके प्रयोग क्षेत्र के विकास के लिए तथा इन सभी भाषाओं के आधुनिकीकरण के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से सभी भाषाओं का विकास हो, किस तरह से सभी भाषाओं को आधुनिकीकरण किया जाए, उनके दिशा निर्देश हैं इसमें, और योजनाएं बनाई और चलाई जाएं। ठीक है, योजनाएं बने और चलाई जाएं। जब भाषा संबंधी नीति स्पष्ट हो जाती है और उससे विकास के निर्देश मिल जाते हैं तो भाषा नियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। भाषा के नियोजन की प्रक्रिया यह स्पष्ट करती है कि किसी तरह वांछित लक्ष्य के लिए कार्य करना होता है। भाषा नियोजन यह मानकर चलता है कि भाषा का एक रूप होना चाहिए। ठीक है, भाषा नियोजन का क्या मानना है? भाषा नियोजन का मानना है कि भाषा का एक रूप होना चाहिए जिसको हम उस भाषा के प्रतिनिधि रूप माने। यह प्रतिनिधि रूप ही विकास का आधार बनेगा। उसी रूप के संदर्भ में वार्ड में विस्तार कार्य संपन्न होंगे जिससे उस रूप का व्यापक प्रसार हो सके। भाषा उस चुने हुए रूप को कोड में करती है, अर्थात उसे एक रूपता प्रदान करती है। ठीक है, भाषा ही है जो उसे एक भाषा उस चुने हुए रूप को एक रूपता प्रदान करती है। कोडबद्ध करने की इस प्रक्रिया को ही हम मानकता का नाम देते हैं। ठीक है, जो कोडबद्ध करने की प्रक्रिया है उसे ही मानकता का नाम दिया जाता है। बहुत से लोग अब भी यह मानकर चलते हैं कि अंग्रेजी भाषा काम करने के लिए अधिक उपयुक्त है। दूसरी तरफ जो लोग हिंदी के राजभाषा बनने पर शंका नहीं करते, वे भाषा के बदलते स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, जो लोग शंका नहीं करते वो उसके बदलाव को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी क्लिष्ट भाषा होती जा रही है, इसलिए हिंदी में काम करना कठिन है। किसी भी भाषा के लिए आवश्यक है कि वह आधुनिक संदर्भ में जीवन के विविध क्षेत्रों भाषा के माध्यम से काम करे। ठीक है, कोई भी भाषा हो, किसी भाषा के लिए क्या जरूरी है कि वो आधुनिक संदर्भ में, ठीक है, जीवन के विविध क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करे। हमारे सामने प्रशासन, विधि, वार्ड में विस्तार, जनसंचार आदि कई नए क्षेत्र खुल रहे हैं। ठीक है, हमारे हिंदी के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जहां भाषा के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। भाषा नियोजन संस्थागत कार्य है। पूरे देश की भाषा के संदर्भ में इस प्रकार विकास के कार्य को दिशा देना व्यक्तियों का काम नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का काम है। ये व्यक्ति यह भी नहीं कर सकते कि वे व्यक्तिगत रूप से विकास
की विभिन्न दिशाओं में काम करें। शिक्षा, राजभाषा, यांत्रिक उपकरणों का विकास आदि कई क्षेत्र हैं जिनमें विकास की सुनिश्चित दिशा और तदनुसार योजनाबद्ध कार्यक्रम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी काम करने लगेगा, ये सारे काम जो हैं ये योजनाबद्ध तरीके से होने चाहिए। भाषा की राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में देखा जाए तो विकास का काम भी राष्ट्र स्तर पर ही संभव हो सकता है। ठीक है, जो भाषा विकास का काम है ये भी राष्ट्र स्तर पर ही संभव हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपका था। ठीक है, इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषा विकास का परिचय देते हुए उसके विभिन्न प्रयोजन के क्षेत्र की चर्चा कीजिए। ठीक है, भाषा विकास का परिचय आपसे पूछा जा सकता है या फिर पूछ सकते हैं कि भाषा विकास का परिचय देते हुए विकास की दिशाओं का वर्णन कीजिए। भाषा विकास की बात आती है, भाषा विकास का परिचय अगर आपसे पूछते हैं तो आपको यही आंसर देना है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। कोई भी भाषा सही मायने में अविकसित नहीं होती। ठीक है, कोई भाषा ऐसी नहीं है जो सही मायने में अविकसित हो, क्योंकि हर भाषा उस समाज व्यक्तियों के संप्रेषण की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो भाषा होती है वो समाज में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके संप्रेषण के लिए वो आवश्यक और पर्याप्त होती है। अरुणाचल की बोली और अंग्रेजी में इस दृष्टि से भी कोई अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश की बोली की बात करें या फिर अंग्रेजी की बात करें तो कहते हैं इस तरह से भी कोई अंतर नहीं है कि अरुणाचल की भाषा में भौतिक विज्ञान की पुस्तकें लिखना शायद संभव ना हो, क्योंकि उस भाषा में उस विषय के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। किसी समाज के अपने वर्तमान रूप में उसकी संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए हर भाषा पर्याप्त होती है। ठीक है, उस समाज की जो भी संस्कृति है उसके लिए वो भाषा अपने आप में पर्याप्त होती है, पूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे उस समाज में आधुनिक प्रयोजनों का विस्तार होता है, ठीक है, जैसे जैसे आधुनिक प्रयोजन बढ़ते हैं उनका विस्तार होता है और उन्हें अभिव्यक्ति करने की भाषा की क्षमता सीमित हो जाती है। ठीक है, तब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी अपनी भाषा जो है वो सीमित होती चली जाती है। इस तरह विभिन्न प्रयोजनों के संदर्भ में भाषा में पर्याप्त काम होता रहता है। ठीक है, यही कारण है कि समय समय पर भाषा के विषय में कुछ कुछ चेंजेस और उसमें कुछ ना कुछ पर्याप्त काम होते रहने चाहिए। हिंदी भाषा प्रशासन या विधि की भाषा नहीं है। ठीक है, जो हिंदी भाषा है प्रशासन या फिर विधि की भाषा नहीं है। इसमें इन क्षेत्रों की शब्दावली और साहित्य का अभाव था। ठीक है, पहले इसमें शब्दावली इसकी जो था और साहित्य जो था उसका अभाव था। इस दृष्टि से यह भाषा इन प्रयोजनों में अविकसित थी, इसलिए वो उतनी विकसित नहीं थी। आधुनिक युग में प्रयोजन विस्तार के कारण भाषाओं में विभिन्न क्षेत्रों में काम करना होता है। अब आधुनिकीकरण में क्या हुआ कि भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रों में काम करना होता है और इस कारण उन प्रयोजनों के लिए की क्षमता अर्जित करने के लिए भाषा को विकास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए भाषा को समय समय पर विकसित करने की आवश्यकता भी पड़ती है आधुनिकीकरण के कारण। प्रयोजन के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, नीचे आपको प्रयोजन के क्षेत्र दिए गए हैं। पहला दिया गया है शिक्षा और भाषा। ठीक है, प्रयोजन के क्षेत्र में पहला आपका शिक्षा और भाषा है। आधुनिक युग में शिक्षा भाषा में प्रयोजन का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आधुनिक युग में आज के टाइम में अगर हम देखें तो शिक्षा भाषा जो है में प्रयोजन का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले लोगों को सही अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता होती थी। अच्छी भाषा सीखना हर क्षेत्र में उपयोगी होता है। दूसरे माध्यम
माध्यम भाषा ज्ञान विज्ञान के अर्जन के लिए आवश्यक है। ठीक है, भाषा जो है वो ज्ञान विज्ञान के अर्जन के लिए भी आवश्यक है और भाषा अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तीसरे, कई और क्षेत्र हैं जहां पर भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हमें भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अनुवाद, संपादन आदि। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था में स्कूल कॉलेज स्तर पर तथा अनौपचारिक शिक्षा के स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन विकास का सोपान है जो नियोजन की मांग करता रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपसे बताया गया है कि राजभाषा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में राजभाषा के बारे में बताया गया है कि राजभाषा के प्रयोजनों में एक क्षेत्र है। ठीक है, राजभाषा जो है राजभाषा के प्रयोजनों में से एक क्षेत्र है, लेकिन सबसे बड़ा वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, राजभाषा के प्रयोजनों में एक क्षेत्र है जो कि सबसे बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? प्रशासन। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके प्रशासन, विधि आदि की भाषाएं शामिल हैं। इन सब अंगों की भाषा में मानकीकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। मानकीकरण के अभाव में विधि सभी कारगर नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मानकीकरण का अभाव होगा तो विधि जो है वो कभी भी कारगर नहीं होगी। विधि में हर शब्द का अपना एक निश्चित असंदिग्ध अर्थ होना चाहिए। ठीक है, विधि जो है उसमें हर एक शब्द का एक निश्चित और असंदिग्ध शब्द उसका मतलब होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। इस प्रकार के प्रयोजन विशेष के शब्दों का निर्माण एक बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे शब्दों का निर्माण जो है एक इसकी बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द निर्माण, साहित्यिक निर्माण, इस साहित्य में कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि कई काम जुड़ जाते हैं और इन्हीं कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप याद रखिए कि विकास के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण, जैसे कि साहित्य निर्माण। ठीक है, साहित्य के निर्माण में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जो कि कार्यरत हैं लोग, उनका प्रशिक्षण देने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भाषिक कलाएं। ठीक है, आप हेडिंग ऐसी डालेंगे हाईलाइट करके, भाषिक कलाएं। भाषिक कलाओं से हमारा तात्पर्य उन व्यापक कार्यों से है जो पूरे देश को जोड़ते हैं। ठीक है, भाषिक कलाओं से मतलब ऐसे काम हैं जो कि पूरे देश को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, एक साथ लेकर आने का काम करते हैं। जैसे साहित्य का अनुवाद तथा वाङ्मय का अनुवाद आदि कार्य देश में ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक है, ये सारे जो काम है जैसे साहित्य का अनुवाद हो गया, वाङ्मय अनुवाद हो गया। ठीक है, और ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में ये सारे सहायक होते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में, अब जनसंचार की अगर हम बात करें तो इसमें आपका रेडियो आ जाता है, दूरदर्शन आ जाता है, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आ जाते हैं आदि लगभग हर नागरिक तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये इनकी सूचना क्या है, देश के सभी लोगों तक पहुंचती है। सभी लोग दूरदर्शन भी देखते होंगे, रेडियो देखते होंगे, रेडियो कार्यक्रम सुनते होंगे, पत्र पत्रिकाएं कोई ना कोई पढ़ते ही होंगे, समाचार पत्र जो भी उन्हें पसंद हो लेते होंगे। तो इस तरह से पूरे देश में जानकारी पहुंच जाती है। पुस्तक प्रकाशन भाषिक कार्यों या भाषिक कलाओं का एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, जो पुस्तक प्रकाशन है वो भाषिक कलाओं का एक मुख्य क्षेत्र है। साहित्यिक पुस्तकें, सामान्य ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें आदि शिक्षा देने के लिए तथा ज्ञान विस्तार के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, ये सारी जो पुस्तकें हैं वो ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं।
भाषिक कलाओं का यह क्षेत्र असंगठित है। ठीक है, भाषिक कलाओं का जो ये क्षेत्र है वो कैसा है, असंगठित है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही कार्य होता है। ठीक है, इसकी तुलना में राजभाषा का क्षेत्र पूर्णतः संगठित क्षेत्र है। ठीक है, राजभाषा के क्षेत्र की बात करें तो वो संगठित है, और अगर हम भाषिक कलाओं के क्षेत्र की बात करें तो वो कैसा है, वो असंगठित है। ये दो शब्द याद रखिएगा आप। और इसमें भाषा के विकास में निजी प्रयत्न नगण्य सा है। ठीक है, भाषा के विकास में आप कोई व्यक्तिगत कुछ विकास नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कलाओं के संबंध में आप अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। इस दृष्टि से इन क्षेत्रों में विकास की अत्यंत संभावनाएं हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें विकास की दिशाएं। ठीक है, विकास की दिशाएं क्या क्या हैं? विकास की कुछ दिशाएं संगठित क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, विकास की कुछ दिशाएं जो हैं वो किसमें आती हैं, संगठित क्षेत्र में या फिर सरकारी क्षेत्र में आती हैं। इनमें विकास को नियोजित करना मात्र प्रशासन का दायित्व है। ठीक है, विकास को नियोजित करना किसका दायित्व हो जाता है, यहाँ प्रशासन का। विकास के कई और क्षेत्र हैं जहां निजी प्रयत्नों के से निजी क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम चलते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो जहां पर लोग अपना निजी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यह एक असंगठित क्षेत्र है। इसे क्या कहेंगे हम, असंगठित क्षेत्र कहेंगे। जहां पे निजी की बात आ जाती है वहां असंगठित क्षेत्र कहेंगे, जहां पर गवर्नमेंट से रिलेटेड बात आती है वो संगठित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, विकास की विभिन्न दिशाओं को निम्न तथ्यों के आधार पर देखा जा सकता है। ठीक है, इनके तथ्य क्या क्या हैं? पहला है का भाषा की समृद्धि। ठीक है, पहला में आपको कहा गया है, पहली हेडिंग है भाषा की समृद्धि की बात की गई है कि हिंदी भाषा को समृद्ध करना संघ शासन का दायित्व है। ठीक है, हिंदी भाषा को समृद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी है, संघ शासन की है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। समृद्ध साहित्यिक कृतियों से होती है। ठीक है, कैसे समृद्ध होता है, हिंदी भाषा कैसे समृद्ध होगी, ये समृद्ध साहित्यिक कृतियों से होती है। साहित्यिक सृजन अभिव्यक्ति का क्षेत्र है, और साहित्य सृजन क्या है, ये एक अभिव्यक्ति का क्षेत्र में आता है, लेकिन उसका प्रकाशन व्यापारिक क्षेत्र है। इस कारण सरकार को चाहिए कि वे लेखकों को प्रोत्साहन दें, उनके प्रकाशन आदि के लिए अनुदान की व्यवस्था करें और प्रकाशित पुस्तकों को पुस्तकालय आदि में पहुंचाने का प्रबंध करें। भाषा की समृद्धि का एक अर्थ यह भी है, भाषा को समृद्ध करने का एक ये भी अर्थ है कि उसमें संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हों। कोश जैसे कि संदर्भ ग्रंथ हो गए, कोश हो गए, मानचित्र, ठीक है, निर्देशिका आदि छपे हुए हों। यह भी सुनिश्चित हो कि हिंदी भाषा में देश विदेश की साहित्यिक कृतियां उपलब्ध हों। ठीक है, हिंदी भाषा में जो देश विदेश का साहित्य भी होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। भाषा की समृद्धि का यह क्षेत्र अधिकतर निजी प्रयत्नों से ही संभव हो सकता है। ठीक है, भाषा को समृद्ध करने की बात कह रहे हैं कि जब तक निजी क्षेत्र सामने नहीं आएंगे तब तक वो पूरी तरह से विकसित भाषा हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और सरकार इस क्षेत्र में प्रोत्साहन की योजनाओं से योगदान दे सकती है, और सरकार का क्या कर सकती है, लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, उनका उत्साह बढ़ा सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसार। ठीक है, प्रसार में क्या है, हिंदी भाषा की स्वीकृति का सवाल पूरे देश के संदर्भ में है। ठीक है, ये पूरे देश के संदर्भ में है कि हिंदी भाषा किस तरह से स्वीकार की जाए। देश के लोग इस भाषा को संपर्क के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए आवश्यक है कि लोग इस भाषा से परिचित हों।
ठीक है, सभी लोग इस भाषा का इस्तेमाल करें कनेक्टिविटी के लिए, संपर्क के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो तभी इस्तेमाल कर पाएंगे भाषा का जब वो उस भाषा से परिचित होंगे। ठीक है, और रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं आदि के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। ठीक है, वो संपर्क कैसे बनाए रख सकते हैं? रेडियो के, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और पत्रिकाएं जो हैं उनके माध्यम से वो आपस में जुड़े रह सकते हैं। प्रसार के कार्य स्वीकृत बढ़ाने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। प्रसार के कार्य किस लिए किए जाते हैं? कि इनकी स्वीकृत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। स्वतंत्रता से पहले से ही बिना आर्थिक लाभ की आकांक्षा किए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने इसका प्रसार किया। हिंदी के माध्यम से वाद विवाद प्रतियोगिताएं, लेखन की प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां आदि का आयोजन किया और हिंदी में सरल और रोचक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। ठीक है, लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार से बहुत सारे हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिताएं हों, लेखन प्रतियोगिताएं हों, ठीक है, संगोष्ठियां हों, या फिर हिंदी को सरल और रोचक पुस्तकों का, अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन किया है इन्होंने। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की व्यवस्था के कारण हिंदी का व्यापक प्रसार संभव हुआ। जनसाधारण में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने में सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, हिंदी को आगे बढ़ाने में इन चैनलों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है अपना। ठीक है, चाहे सिनेमा हो या रेडियो हो या फिर दूरदर्शन हो। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी प्रयोजन का विस्तार। ठीक है, प्रयोजन का विस्तार विविध क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से काम करने के लिए नई प्रयुक्त विकास की गई है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से काम हो, इसके लिए काफी सारे काम हुए हैं। विधि की भाषा, ठीक है, जैसे कि विधि की भाषा, प्रशासन की भाषा, जनसंचार की भाषा आदि प्रयुक्तियों के विकास में मुख्य रूप से सरकार का हाथ है। ठीक है, इन सब में सरकार ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, चाहे वो विधि की भाषा हो, चाहे प्रशासन की भाषा हो या जनसंचार की भाषा हो। हिंदी को आगे बढ़ाने में सरकार का मुख्य योगदान रहा है। अनुवाद के माध्यम से साहित्य के निर्माण में अनुवाद और मूल लेखन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अनुवाद भी, बहुत सारी किताबों का अनुवाद हुआ है। अनुवाद के माध्यम से भी साहित्य के निर्माण में अनुवाद की और मूल लेखन की भी आवश्यकता होती है, और सामग्री को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण के से तात्पर्य आधुनिक प्रयोजनों के लिए भाषा का विकास है। ठीक है, आधुनिकीकरण से क्या मतलब है? आधुनिकीकरण से मतलब है कि आधुनिक प्रयोजन के लिए भाषा का विकास। आधुनिकीकरण का दूसरा पहलू यांत्रिक साधनों का विकास भी है। ठीक है, आधुनिकीकरण को हम दूसरा इसका पहलू देखें तो यांत्रिक साधनों का विकास भी है, जो आधुनिक युग में भाषाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, इलेक्ट्रॉनिक टंकण यंत्र, कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले हिंदी में भाषा संसाधन की सामग्री, सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें टाइपिंग का काम हम करते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रिंटर आदि यंत्र किसी भी आधुनिक कार्यालय के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्री है। ठीक है, आधुनिक समय में, आज के टाइम में हम इन सब से चीजों से तो अछूते नहीं हैं, इन सभी चीजों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर प्रिंटर। ठीक है, ऐसी सामग्री किसी भाषा में उपलब्ध ना हो तो फिर लोग उस भाषा में काम
करने से कतराते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हमें भाषा में उपलब्ध नहीं होंगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे, काम करने में फिर हमारी रुचि नहीं बढ़ेगी। जैसे कि प्रिंटर कार्यालय में विशाल सूचियां आदि मुद्रित करने के लिए उपयुक्त साधन है। ठीक है, प्रिंटर ही ऐसा साधन है जिसमें कि हमने जो भी कंप्यूटर में वर्क किया है एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, उसे हम हार्ड कॉपी में लेने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड कॉपी मीन्स पेपर पे लेने के लिए। ठीक है, पेपर पे अगर हमें प्रिंट चाहिए तो हम उसके लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पंक्ति मुद्रित 1 मिनट में 600 पंक्तियां छापती है। क्योंकि एक प्रिंटर जो है वो क्या करता है, आप 600 पंक्तियों को छाप देता है, 600 लाइनों, जबकि सबसे गतिशील इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर 1 मिनट में सिर्फ 3 से 4 पंक्तियां छापता है। लेकिन अगर आप टाइप करने की कोशिश करेंगे, टाइपराइटर जो पहले टाइम में यूज होते थे, ठीक है, अब भी यूज होते हैं बहुत सारी जगह, अगर टाइपराइटर का आप यूज करेंगे तो वो उसमें आप 1 मिनट में 2 से 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, है ना, नहीं उससे छपा नहीं पाएंगे। भारत सरकार इस क्षेत्र में नियोजन के लिए कई कदम उठा रही है। सरकारी प्रयत्नों से ही मानक हिंदी कुंजी पटल कीबोर्ड का विकास किया गया है। ठीक है, कीबोर्ड का विकास भी इसी से किया गया है। मानक हिंदी कुंजी पटल से ही कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी के अक्षर लाने के लिए मानक तैयार किया गया है। दूर मुद्रक आदि कुछ उपकरणों को सरकारी क्षेत्र में विकसित किया गया है और भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर के पर्दे पर लाने के लिए और इस भाषाओं को उन भाषाओं के माध्यम से प्रोग्रामिंग करने के लिए सरकारी प्रयत्नों से ही GIST नामक कंप्यूटर कार्ड तैयार किया गया है। इस प्रकार यांत्रिक सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से आप किस तरह से काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई भी लेटर टाइप करना है या कोई भी सूचना आपको टाइप करनी है, हिंदी में अगर करनी है तब भी आप कंप्यूटर की सुविधा से आप कर पाएंगे, और आपको प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंटर का यूज करके आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा जो काफ़ी अच्छी सुविधा है, जो कि पहले टाइपराइटर का यूज होता था वो उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी जितनी कि बेहतर कंप्यूटर है, जो आपके काम को अच्छी तरीके से सुंदर ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मानकीकरण। ठीक है, मानकीकरण इस प्रसंग का संबंध होंगन के कोडबद्ध करने की संकल्पना से है। ठीक है, इसका संबंध, ठीक है, इसका प्रसंग किसके नाम थोड़ा सा याद रखिएगा आप, होगन के कोडबद्ध करने की संकल्पना से है। जब तक कोड मानक रूप में व्यवहार में न आए, ठीक है, तब तक कई कठिनाइयां सामने आती हैं। यह आवश्यक हो गया है कि हर विकसित भाषा का यथासंभव लचीलेपन के साथ एक मानक रूप तैयार किया जाए। ठीक है, भाषा को लचीलेपन से के रूप में लेकर आया जाए ताकि सभी लोगों के लिए वो आसान हो सके। ठीक है, मानकीकरण अपने आप नहीं होता। ठीक है, जो मानकीकरण है वो अपने आप नहीं होगा। मानकीकरण के लिए संस्थागत प्रयत्न आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। ये बुक का ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 28 था, तो इसके क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो गए हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा। जो 1-2 चैप्टर आपके बच रहे हैं वो मैं जल्दी करा दूंगी आपको, आप एग्जाम से पहले। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।